गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम हिस्ट्री क्लास 12th का थर्ड चैप्टर खत्म करने के बाद फोर्थ चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब हम बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स अ मैसेज ऑफ महावीरा का टॉपिक और आगे के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अगर मैं आपको ये वाली पिक्चर कहूँ तो आप कहेंगे कि ये शायद जैन फिलोसोफर्स की पिक्चर स्टैचू हो सकता है। बात बिल्कुल सही है। और हम कितनी बार इनको कह देंगे कि ये महावीरा हैं, क्योंकि मोस्टली जिनको जैन ट्रेडिशन के बारे में ज्यादा नहीं पता वो फिर भी महावीरा को तो जरूर जानते इन द सेंस कि उनकी फिलॉसफी और उन सब आइडियाज को कहीं ना कहीं हम सब ने सुना है। लेकिन जो ये जैना फिलॉसफी है ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान। जिन महावीरा को हम कनेक्ट करते हैं जैन ट्रेडिशन, जैन फिलॉसफी से, वो वर्धमान महावीरा हैं, जिनको बाद में वो महावीरा के नाम से जाने गए। 6th सेंचुरी BCE की बात है, जो कि हमारा पूरा चैप्टर उसी पे ही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू जैना ट्रेडिशन, महावीरा से पहले 23 अदर टीचर्स, या टीचर्स को तीर्थंकार्स भी कहते हैं, वो थे, जो कि बेसिकली राह दिखाते थे मैन और वुमेन को, उनके एग्जिस्टेंस की और उनके बारे में बताते थे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे आप बौद्धिज्म की बात करो, चाहे आप जैनिज्म की बात करो, आपको ये दिखेगा कि वहां पे मैन और वुमेन दोनों आपको दिखेंगे। बट जब आप ब्राह्मणिकल टेक्स्ट्स की बात करते हो तो उसमें ये वर्ना सिस्टम और आपको मैन और वुमेन में डिविजन और ये सब बातें ज्यादा दिखती हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिव है आपको क्लास 12th की हिस्ट्री लाइन बाय लाइन समझाना। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और रिवीजन के लिए सोच रहे हैं तो मैंने रिवीजन के लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। 15 मिनट्स की रिवीजन सेशंस हैं हर चैप्टर के, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो आगे करते हैं हमारी डिस्कशन को शुरू। अब जैन जो टीचिंग्स हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है एनिमिज्म का। एनिमेटेड है चीजें पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो पत्थर हैं, रॉक हैं, पानी है, इन सब में एक लाइफ है। आपको नॉन इंजरी, यानी कि किसी भी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमन है, जानवर है, पौधे हैं, इंसेक्ट हैं, सेंट्रल आइडिया फिलॉसफी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या है तो ये है कि आप इनमें से किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, इंजर नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब में एक लाइफ है। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, जो कि हम ऊपर से ही देखते आ रहे हैं, उसकी टीचिंग्स को तो ये बहुत ज्यादा फॉलो करते ही हैं। इंडियन थिंकर्स के ऊपर इस चीज ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन शुरू किया, लोगों की सोच पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था जैन फिलॉसफी से। अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग्स, एक होता है बर्थ और रीबर्थ, यानी कि जन्म और फिर पुनर्जन्म। ये कैसे होता है? ये हमारे कर्मा के बेस पे होता है। एस्केटिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ। इस जन्म और कहते हैं ना कि जन्म और मृत्यु के चक्र से आपको छूटना है। तो जैन ट्रेडिशन में कहा जाता था कि अगर आप ये जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं, एस्केटिज्म का मतलब आपको मैं समझा रही हूँ कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, अगर आप इनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, और पेनेंस का मतलब है खुद को बेसिकली पनिश करना। अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपने ना चाहते हुए भी सपोज किसी इंसेक्ट को मार दिया, तो आप खुद को पेनेंस, आप खुद को पनिश कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाउ सॉरी यू आर। तो इन साइकिल ऑफ जो रीबर्थ और बर्थ, जो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है, उससे छुटकारा पाने का यही एक मार्ग है। इट कैन बी अचीव्ड जब हम इस दुनिया को त्याग देते हैं, तभी हम इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से छूट सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा जैन ट्रेडिशन की टीचिंग्स कह रही हैं। जो भी मॉन्क्स और नन्स
क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैना टेक्स्ट में आपको मॉन्क्स भी मिलते हैं और नन्स भी मिलेंगी। जब वो जैन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं तो उनको 5 वाउस, कसम कह लो, या 5 बातें माननी पड़ती हैं। पहला कि वो किसी को मारेंगे नहीं, दूसरा वो स्टील नहीं करेंगे, कुछ चुराएंगे नहीं, तीसरा वो झूठ नहीं बोलेंगे, चौथा वो ऑब्जर्व करेंगे सेलिबेसी यानी कि वो शादी नहीं करेंगे, पांचवा कि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं पोजेस करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द 5 वाउज, अगर कोई मंक या नन बनता है जैना ट्रेडिशन में तो ये 5 वाव हैं। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, वो मेरी बीच में ही रह गई, कि ये जैसे स्टैचू है तो हम इसको महावीरा, या फिर हम उनका नाम एक्चुअल में वर्धमान महावीरा था, अगर हम ऐसा कह दें तो ये गलत है। ये इमेज बेसिकली एक तीर्थंकार की है फ्रॉम मथुरा। तीर्थंकार का मतलब क्या होता है? टीचर। क्योंकि जो वर्धमान महावीर जिनको बहुत ज्यादा जाना जाता है, उनसे पहले भी 23 टीचर्स रह चुके थे, तो ये उनमें से किसी की है जो 3rd सेंचुरी के थे। वर्धमान महावीर जो हैं ये 6th सेंचुरी के हैं। ठीक है, तो ये एक बात मैं आपको इस इमेज से समझाना चाह रही थी। अब बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स वो हर चीज को कर रहे थे कि भाई आपको ये त्यागना पड़ेगा, ये जो दुनिया के आप मोह में बंधे हुए हो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो जैनिज्म स्प्रेड कैसे हुआ? जैनिज्म हमारी कंट्री में काफी सारे हिस्सों में स्प्रेड हुआ। जैसे बौद्धिज्म अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हुआ, जैनिज्म भी वैसे ही स्प्रेड हुआ। जैना स्कॉलर्स, जो लोग जैनिज्म के बारे में लिखते थे, उन्होंने काफी सारी भाषाओं में, प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल, बेसिकली आप कह सकते हो कि जिस भाषा को ज्यादातर लोग समझते थे उन्होंने उन भाषाओं में लिखा, और इनको काफी सारी लाइब्रेरीज में आज भी प्रिजर्व किया हुआ है, संभाल के रखा गया है। तीर्थंकार यानी कि टीचर्स हैं। आपको किसी टीचर की बात बहुत अच्छी लगी तो आप उसके फॉलोअर बन गए, आप उसके डिवोटी बन गए। तो कुछ लोगों को जब उनकी बातें अच्छी लगती थी तो वो उनकी बातों को स्कल्पचर्स या पत्थर पे गड़वा लेते थे, ताकि ये इतनी अच्छी बात है कि और लोगों को भी पढ़ें और उस बारे में स्प्रेड हो। तो ऐसे करके हमें काफी जगहों पे पत्थर पे लिखी हुई बातें मिलती हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। जैन ट्रेडिशन के तीर्थंकार्स की जो सोच थी, क्योंकि तीर्थंकार्स का बेसिक काम क्या था कि वो मैन और वुमेन को राह दिखाएं। जो दुनिया के बारे में कंफ्यूजन हो जाती है, या कभी कभी लोग बहुत थक जाते हैं कि दुनिया में उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो उन सबको एक सही राह दिखाने का ये काम करते थे। 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? तो ये आप देखिए, ये एक मनुस्मृति, जैसे आपको मैन्यूस्क्रिप्ट, जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये लाइब्रेरीज में प्रिजर्व की गई है, तो ये उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो ये अभी तक हमने जैना ट्रेडिशन के बारे में देखा और कैसे वर्धमान महावीर थे और उनके तीर्थंकार उनसे पहले भी कितने सारे थे। अब हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। कैसे बौद्धिज्म और बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली और वहां से काफी सारी बातें शुरू हुई। एक बहुत इन्फ्लुएंशियल टीचर है उस टाइम के, वो थे गौतम बुद्धा, जिन्हें हम बुद्धा भी कह सकते हैं। उनके मैसेज ना ही सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, थ्रू आउट श्रीलंका और म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वहां तक ये स्प्रेड हुए। और टिल डेट आज भी ये प्रैक्टिस होते हैं। आप अगर चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, इंडोनेशिया चले जाओ, आपको वहां पे आज भी बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको दिखेगा कि वो बौद्धिज्म फॉलो करते हैं। अब बुद्धा की टीचिंग के बारे में हमें कैसे पता? तो यानी कि यहाँ पे हम सोर्सेस की बात करने वाले हैं। हमें काफी अच्छे से जो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं या टेक्स्ट्स मिलते हैं जिनके बारे में लिखा गया है, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको एडिट करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है। क्योंकि वो हमें से ऊपर पड़ा कि वो संस्कृत, तमिल, ये संस्कृत भी वो आज वाली संस्कृत नहीं, वो काफी, कहते हैं ना, जैसे हिंदी, आज आप हिंदी जो बोल रहे हो, एक्चुअल लिटरल हिंदी अगर आप पढ़ोगे वो बहुत शुद्ध होती है। हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं तो वो जो संस्कृत, तमिल या प्राकृत में लिखी गई है उनको ट्रांसलेट करके एनालाइज किया जाता है, और उस हिसाब से हिस्टोरियंस अलग अलग बातों को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेसियोग्राफीज, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्या होता है। बेसिकली बायोग्राफी होती है किसी सेंट की या किसी रिलीजियस लीडर की,
जीवन की कथा बेसिकली। इसमें बेसिकली ये लिखा जाता है कि उस सेंट ने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो लिखा है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट हो। ये बात तो बाकियों के लिए भी सही है कि जो बातें अकबरनामा में लिखी हैं हमें नहीं पता कि वो एग्जैक्ट अकबर इतने महान थे भी या नहीं। तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रह ही जाता है। बट ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता चलता है कि उनके उनके थॉट्स क्या थे। जिस सेंट के बारे में लिखा है उन सेंट के थॉट्स क्या थे और उनको जो फॉलो करने वाले लोग थे वो कौन थे, किस तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करते थे। ये सब बातें हमें हेगियोग्राफीज सॉरी हेजियोग्राफी से पता चलती हैं। अब बुद्धा की काफी सारी बातों को प्रिजर्व किया गया है, मेमोरीज को, क्योंकि वो एक बहुत ग्रेट टीचर थे और उनकी टीचिंग्स को आज भी दुनिया भर में ना जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो बौद्धिज्म की जो हम टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो उनके जो हम शुरुआत में देखें तो हमें पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध जिनका नाम था उनका असल में पहले नाम सिद्धार्था था। एज अ बुद्धा वॉज नेम बाय बर्थ, बुद्धा उनको बाद में नाम मिला बट उनका बाय बर्थ नाम सिद्धार्था था। वो सन थे एक चीफ ऑफ साक्या क्लैन। चीफ मतलब मुखिया होता है, तो साक्या क्लैन के जो मुखिया थे वो उनके सन थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका जो रहन सहन था वो बहुत पैलेस में एक रॉयल प्रिंस की तरह था। तो उनको दुनिया की जो हार्श रियलिटीज थी उनके बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता था। तो एक बार उनके चैरियट, जो आगे रथ सारथी होते हैं एक तरीके से, वो उनको शहर में ले गए और वो उनकी पहली बार ऐसा था जब उन्होंने दुनिया में कितने दुख हैं और दुनिया की जो हार्श रियलिटी है वो अभी तक उनको पता नहीं थी और उनको वो पता चलने लगी कि अरे यहाँ पे तो ऐसा सब चीजें होती हैं। तो उसमें कहा जाता है उन्होंने पहले एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि बहुत बीमार था। उन्होंने एक सिख से मतलब बीमार आदमी को देखा और एक कॉप्स को देखा जो एक इंसान की मतलब डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। एंड ही रियलाइज, उनको उस मोमेंट में रियलाइज हुआ कि जो हमारा शरीर है ये इनएविटेबल है। ये कहते हैं ना कि शरीर तो नश्वर है, शरीर खत्म हो जाएगा। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कैसे वो उनकी जो बॉडी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पास घर नहीं था। एक ओल्ड एज इंसान को देखा, लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोगों की डेथ हो रही है, एंड फाउंड पीस। तो ऐसे बहुत से लोगों को उन्होंने देखा और उनको तब जाके कुछ चीजों के बारे में पता चला जो उनको अभी तक नहीं पता थी। उसके बाद सिद्धार्था, जो कि बाद में गौतम बुद्ध बने, तो अभी तक हम सिद्धार्था ही समझते हैं। तो बेसिकली अभी तक स्टोरी क्या चल रही है कि एक साक्या क्लैन के चीफ हैं, उनके उनका जो सन है उनका नाम है सिद्धार्था। सिद्धार्था को उन्होंने बिल्कुल प्रिंस की तरह रखा, उनको पता नहीं था दुनिया की हार्श रियलिटी क्या है। वो जब पहली बार गए और उनको ये सब चीजें पता चली कि दुनिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लोग कितने परेशान हैं एंड हमारी बॉडी जो है ये इनएविटेबल है, ये खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने सच जानना और उन्होंने उस पाथ पे चलना शुरू किया कि उनको ट्रुथ की तलाश में वो चलने लगे। उन्होंने काफी सारी बातों को एक्सप्लोर किया एंड लेम्ड हिम टू अ सिचुएशन ऑफ नियर डेथ। एक ऐसी ऐसी सिचुएशंस आई और उन्होंने फिर भी एक्सट्रीम मेथड्स किए, मेडिटेट किया। मेडिटेशंस तो बौद्धिज्म में आज भी बहुत ज्यादा जानी जाती हैं और उनको फाइनली एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया। उसके बाद ही केम टू बी नोन एज बुद्धा एंड एनलाइटेंड वन। ये उनको बुलाया जाने लगा। अब उनका नाम सिद्धार्था नहीं, उनका नाम अब बुद्धा हो गया था, या फिर आप गौतम बुद्धा भी कह सकते हो। उसके बाद जब उनको एनलाइटमेंट मिल गई तो उसके बाद वो धामा या फिर जो एक सही रास्ता है उसके बारे में लोगों को टीचिंग्स देते रहे जगह जगह और लोगों को सच का मार्ग समझाते रहे। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी? टीचिंग्स हम सूत पिटक, ये एक बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज है। उन स्टोरीज के थ्रू हम जान सकते हैं कि गौतम बुद्धा की टीचिंग्स क्या होंगी। जैसे कि बचपन में अगर आपने कभी सुना हो कि अंगुलीमान की कहानी थी कि एक इंसान था जो लोगों की उंगली काट लेता था। तो कैसे गौतम बुद्धा कितने शांत रहते थे और उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। ऐसी बहुत सी कहानियां बचपन में आपने भी हिंदी में या इंग्लिश में आपने सुनी होंगी। तो सूत पिटक में हमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं।
ऑल्दो कुछ स्टोरीज ऐसी भी हैं जो उनकी मिराकुलस पावर्स की, मतलब वो मैजिकल पावर्स थी उनके पास, वो ऐसा बताती हैं। और कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कन्विंस करती हैं पीपल को, रीजन देती है कि हाँ उनके पास सुपर नेचुरल पावर होंगी। एग्जाम्पल कि एक वुमेन बहुत दुखी थी कि उनके बच्चे की डेथ हो गई, तो बुधा आए और उन्होंने जेंटली उन्हें कन्विंस किया कि मृत्यु तो निश्चित है, इनएविटेबल है, डेथ तो सबकी होगी, rather than bring her son back to life। तो उस लेडी ने बोला कि आप मेरे बच्चे को वापस ले आओ। So these stories were narrated in the language spoken by ordinary people so that these could be easily understood। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रकृत, तमिल, संस्कृत ये उस वक्त की लोकल बोली जाने वाली भाषाएं थी, तो इनमें ही और ये स्टोरीज हैं और ये उन्हीं भाषाओं में बोली जाती थी। बुद्धा फिलॉसफी, जैसे कि हमने पीछे जैना फिलॉसफी देखी थी जिसमें 5 वाउज लेते हैं मंक्स या नन्स, ऐसे ही कुछ बुद्धा फिलॉसफी में भी होता था। द वर्ल्ड इज ट्रांसिट, अनिका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। चेंज ही कांस्टेंट है, ये आपने बहुत बार कोट भी सुनी होगी, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, क्योंकि चेंज तो होता ही रहेगा। तो वही बात वो कह रहे हैं कि चेंज तो होता रहेगा, कोई चीज परमानेंट नहीं है, एटर्नल इन इट, सब कुछ बदल रहा है। दुख इंसान के अंदर ही है एग्जिस्टेंस में, लेकिन अगर वो ये सब जो वर्ल्ड के प्लेजर्स हैं इनको त्याग दे और पेनेंस यानी कि दूसरों को कष्ट देने पे खुद को सजा देना, ये सब, और दुनिया की प्रॉब्लम्स से वो छूट जाए, तो वो इस दुख से भी छूट जाएगा। जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के भी ना 2 पार्ट हैं, एक जब तक गौतम बुद्धा अलाइव थे तब तक का, और एक उनके बाद का। हिनयान और महायान वो आपको आगे आके भी पता चलेगा। लेकिन अब अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, whether or not God existed was irrelevant, कि भगवान है या नहीं है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप अच्छे कर्म करो, आप अपने जो दुनिया के दुख हैं आप उनसे छूट छूट जाओगे। आप ये क्वेश्चन प्रॉब्लम ही नहीं थी कि भगवान है या नहीं है। बुद्धा regarded social world as a creation of human rather than divine origin। उन्होंने कहा कि ये जो दुनिया में आपने जैसे सपोज सोशल वर्ल्ड में से 4 वर्ना है, वो ये कहते थे कि ये सब ह्यूमंस ने क्रिएट किया है, भगवान ने नहीं किया था। वो राजाओं को या गहपति, जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो कुछ एरिया के होते थे जिनके पास लैंड होता था, चाहे छोटा लैंड हो या बड़ा लैंड हो, उन लोगों को हम गहपति कहते थे। ये आपने चैप्टर 2 में हमने डिस्कस किया था। तो गहपतिस वो कहते थे राजाओं को या गहपति को, क्योंकि ये लोग पावरफुल लोग होते थे कि आप लोग ह्यूमन और एथिकल यानी कि आप सच्चाई का रास्ता और जो सही रास्ता है उसको फॉलो करो। वो ये मानते थे कि हर इंसान अगर एफर्ट्स करेगा तो सोशल रिलेशंस ट्रांसफॉर्म होंगे, सोसाइटी बेहतर हो सकती है। बुद्धा इस बात पे जोर देते थे कि जो इंडिविजुअल्स एजेंसी हैं और जो राइटियस एक्शंस, अगर आप सही एक्शन लोगे, आप सही कर्म करोगे बेसिकली, तो आप ये जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, जन्म मृत्यु वाली जो साइकिल है, आप उससे बच जाओगे। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, आपको खुद के बारे में पता चलेगा, और आप निभाना निभाना वो चीज होती है जहां आपकी ईगो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपकी डिजायर्स खत्म हो जाती हैं, वो सब कुछ फिनिश हो जाता है, आप वो वाली स्टेट प्राप्त कर लोगे। और यही वो स्टेट है जहां हमारे सारे दुखों का भी अंत हो जाता है। जो ये दुनिया को त्याग देगा वो इस रीबर्थ और बर्थ की साइकिल से छूट जाएगा। According to Buddhist tradition, his last words to his followers were, जो बुद्धा के बिल्कुल लास्ट वर्ड्स थे वो ये थे, बी लैम्प्स ऑनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट फॉर योर लिबरेशन। उनके आखिरी वर्ड्स ये थे कि आपको अपने ऊपर काम करते रहना है और लिबरेशन प्राप्त करनी है। बेसिकली वो यही कहते थे कि अगर आप दुनिया को त्याग दोगे तो जो सारे दुख हैं वो भी खत्म हो जाएंगे।
तो आपको इस चीज को बौद्धिज्म में माना जाता था। अब जो बुद्धा के फॉलोअर्स है, उनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और हमने देखा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ना जाने कितनी सारी कंट्रीज में उनके फॉलोअर्स फैले हुए हैं। तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में हम ये जानते हैं कि जो उनके डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा काफी बढ़ने लग गए एंड उन्होंने फिर एक संघा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मंक्स हु टू बिकेम टीचर्स ऑफ धामा। अब जानने वाली बात ये है इंटरेस्टिंग कि पहले सिर्फ मैन ही बौद्धिज्म में आते थे, वुमेन अभी स्टार्टिंग में बौद्धिज्म में नहीं आती थी। तो जो संघा बनाया गया वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बौद्धिज्म फॉलो करते थे और वो टीचर्स थे और वो धर्म की बातें स्प्रेड करते थे। ये मंक्स बड़ी सिंपल लाइफ जीते थे, सिर्फ जो असेंशियल रिक्वायर्ड चीजें होती थी जीने के लिए, जैसे कि एक बाउल हो गया जिसमें वो खाना मांग के बस अपना जीवन बिताते थे। लिव्ड एंड ऑन अल्म्स, दे वर नोन एज भिक्षुज। इन लोगों को भिक्षुज कहा जाता था। अब स्टार्टिंग में जो कि मैं आपको कह रही थी, इनिशियली ओनली मैन, ये क्या हुआ, इनिशियली ओनली मैन वर अलाउड इन संघ बट लेटर वुमेन ऑल्सो केम टू बी एडमिटेड। तो पहले सिर्फ मैन ही बौद्धिज्म में आते थे, लेकिन धीरे धीरे वुमेन भी आने लग गई। अब इसमें भी एक स्टोरी माना जाता है कि जो बुद्धा की फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, ये फर्स्ट डिसाइपल थी, फर्स्ट वुमेन थी बेसिकली जिन्होंने बौद्धिज्म को फॉलो किया। तो जो मैन फॉलो करते थे उनको भिक्षुस कहते थे, जो कि हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा, और जो वुमेन फॉलो करती थी उनको भिक्षुनीस कहते थे। और उसमें से फर्स्ट कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फर्स्ट वुमेन कौन थी। तो मेनी वुमेन हु एंटर्ड संघा बिकेम टीचर्स ऑफ धामा, वो भी टीचर्स बन गई एंड वेंट टू बिकम थेसिस और रिस्पेक्टेड वुमेन। तो वो भी टीचर्स बनने लग गई अब, जिन वुमेन ने बौद्धिज्म को फॉलो किया, और वो धामा का मैसेज स्प्रेड करने लग गई। जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, जैसे कि बुद्धा ने बोला कि 4 वर्ण ये गलत है, बाय बर्थ ये डिवीजन नहीं है। तो इसीलिए किसी भी ग्रुप से लोग आ सकते थे, राजा, अमीर, गृहपति जिनके पास जमीन है, चरवाहे, वर्कर्स, स्लेव, क्राफ्टमैन। अब देख लो, अपर लोअर कोई कास्ट का डिवीजन नहीं है, हर तरीके के लोग बुद्धा के फॉलोअर्स बन रहे थे। जब वो एक बार संघा में यानी कि ग्रुप में आ जाते थे, वो सब बराबर थे। वो पुरानी जिंदगी को छोड़ के अब वो भिक्षुस और भिक्षुनीस बन जाते थे। नो मैटर वो राजा हो या वो दास हो, अब वो राजा और दास नहीं है, अब वो भिक्षुस और भिक्षुनी है, और उनको संघा में अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से काम करना होता था। Where the census was arrived at their discussion, हर काम में चाहे वो किंग हो, स्लेव हो, डजेंट मैटर, अब वो भिक्षुस हैं और सबकी डिस्कशन होने के बाद एक डिसीजन आता था। अगर डिसीजन नहीं आ पाता था तो सब वोट करते थे। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल सब बराबर का अधिकार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं तो राजा था और मैं राजा हूँ, नहीं, अब आप भिक्षु हो और अब आप भिक्षुनी हो, चाहे वो बुद्धा की मदर महाप्रजापति गौतमी क्यों ना हो, वो तब भी बराबर है। बौद्धिज्म बुद्धा की लाइफ और उनके बाद भी बढ़ता रहा, as it appealed to many people dissatisfied with the existence of religious practice। जो कि पुरानी चल रही रिलीजियस प्रैक्टिस थी, लोग उनसे कंफ्यूज थे और धीरे धीरे वो बौद्धिज्म में आने लग गए, क्योंकि यहाँ पे बर्थ के बेस पे कोई डिवीजन नहीं था। emphasis placed on meta fellow feelings and करुणा compassion, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की तरफ दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखा जाता था बौद्धिज्म में। कंपैशन, एक दूसरे की तरफ दया भाव था, स्पेशली जो यंग हैं या जो वीक हैं। तो ऐसे आइडियाज मेन और वुमेन दोनों को अट्रैक्ट करने लग गए, क्योंकि यहाँ पे सब बराबर थे और सबको कंपैशन मिल रहा है, एक तरीके से केयर मिल रही है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, चाहे वो मैन है या वो वुमेन है। तो जब ऐसे करके इक्वालिटी मिलेगी तो लोग ऑब्वियसली उस रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, और यहाँ पे क्लैरिटी थी, कंफ्यूजन नहीं थी। तो इन सब बातों ने बुद्धिज्म को
स्प्रेड कर दिया इनटू सेवरल डिफरेंट प्लेसेस। किसको? बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म ना ही सिर्फ बुद्धा की लाइफ पे बट उनकी लाइफ के बाद भी स्प्रेड होता रहा। अब बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट एक, आप जैसे हमारे हिंदुइज्म में अगर आप देखो तो टेम्पल्स हैं, तो ऐसे ही आपको इनके स्तूपास दिखते हैं। स्तूपास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसे एक सेमी सर्कल सा होता है, इस तरीके के स्तूपास बनाए जाते हैं। अब मेरी ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको इतने ही समझा पा रही हूँ, बाकी आपको आगे भी आपकी बुक में भी है, आपको स्तूपा दिखेगा कि कैसे जो जो मेजर प्लेसेस गौतम बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड थी, कि कहीं पे उनको सैल्वेशन मिला, कहीं पे उनको एनलाइटमेंट मिली। जैसे ये देखो, ये है एक स्तूपा का एग्जाम्पल। तो मैंने कोशिश तो कुछ ऐसा ही बनाने की थी, बट हाँ, ये स्तूपा है। तो जो जो मेन जगहें थी वहां पे आपको स्तूपास देखने को मिलते हैं। एंड स्तूपास एक बहुत सीक्रेट और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत यूनिकली बनाया जाता था। और इसकी हर एक एक चीज का, चाहे ये ऊपर का सर्कल है या आसपास का एरिया, इन सब का एक मतलब है जो कि हम इसमें समझेंगे। तो ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो, आपको कुछ नहीं समझ आया कंटेंट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्तूपास वाला टॉपिक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अगर चाहें तो आप एक बार पुराना रिवाइज कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने लाइक कर दिया है। और वीडियो के अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी ऑल नोटिफिकेशन बटन दबा देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।